जंतु जगत वर्गीकरण के अंतर्गत आज जिस फाइलम को हमको पढ़ना है, निश्चित रूप में इसमें जितने भी जीव आएंगे सभी के सभी कृमि या कीड़ों के अंतर्गत आते हैं। तो हेलमिंथिस का जो सरल और रियल प्रोनाउंसिएशन अगर हम सरल भाषा में देखें तो इसका मतलब होता है कीड़े। अब इनके बारे में और डिवीजन या इनके बारे में और डिटेल हमको मिलती है जब हम इनके क्लासिफिकेशन की ओर मूव करते हैं कि हेलमिंथिस जो क्लासिफिकेशन है जीवों के वर्गीकरण का, असल मायने में उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज प्लैटीहेलमिंथिस और दूसरे हैं एस्कहेलमिंथिस। तो याद रखिएगा हमारे मीन्स में 3 मार्कर के रूप में या तो प्लैटीहेलमिंथिस पूछा जा सकता है या तो एस्कहेलमिंथिस पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैटीहेलमिंथिस की। तो प्लैटीहेलमिंथिस जो है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये 2 दरअसल में कीड़े हैं या ये 2 दरअसल में वर्म हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दोनों के दोनों कोमल है, मतलब सॉफ्ट है, साथ ही साथ में फ्लैट है। फ्लैट का मतलब चपटे हैं। तो चपटे एवं कोमल कृमि, जैसे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा टीनिया सोलियम और फैसियोला हेपेटिका, ये दोनों के दोनों जो कृमि हैं या कीड़े हैं ये प्लैटीहेलमिंथिस वर्ग में आते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं कि एस्कहेलमिंथिस वर्ग में जितने भी कृमि आते हैं ज्यादातर वो ओवल शेप स्ट्रक्चर या राउंड शेप स्ट्रक्चर में होते हैं। तो निश्चित रूप में आपने एस्कैरिस का नाम जरूर सुना होगा। और मैं एक नाम और आपको बताता हूं, बुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, जिसके कारण होता है फाइलेरिया रोग। तो बुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई जो फाइलेरिया डिसीज में रोग कारक की भूमिका निभाता है, एस्कैरिस जो होता है, ये दोनों के दोनों गोल कृमि है। अब कृमि चाहे गोल हो और कृमि चाहे फ्लैट हो, ये दोनों के दोनों जो हैं, याद रखिएगा, दूसरे जंतुओं पर आश्रित होकर अपना उदर पूर्ण करते हैं। मतलब दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट होकर अपना न्यूट्रिशन वैल्यू प्राप्त करते हैं। मतलब परजीवी मान सकते हैं एक तरह से हम इनको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी कैटेगरी में सामने आपको स्क्रीन पर 2 इमेजेस दिख रही होंगी। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में इमेजेस हैं हम उसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं कि फैसियोला हेपेटिका, अच्छे से नाम याद रखिएगा, इसी को हम कहते हैं फैसियोला हेपेटिका को लिवर फ्लूक। ये दरअसल में एक प्रकार का कृमि है जो प्लैटीहेलमिंथिस वर्ग के अंतर्गत आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। तो जो ये फैसियोला हेपेटिका जो कृमि है ये घोंघे के अंदर पाया जाता है। और घोंघे का भक्षण कौन करता है? निश्चित रूप में भेड़। भेड़ दरअसल में घोंघे को नहीं खाती, स्नैल को नहीं खाती, वो चारा खा रही होती है। तो चारे के साथ में ये भी अंदर चला जाता है और फाइनल में भेड़ों की आंतों में पहुंचकर अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये सिंपल सी चीज है जो हमको याद रखनी है कि प्लैटीहेलमिंथिस में फैसियोला हेपेटिका है जो रहता तो स्नेल की बॉडी पे है, लेकिन बाद में वो सीप की इंटेस्टाइन में जाकर अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू प्राप्त करता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको पिग दिख रहा होगा, सुअर दिख रहा होगा, तो सुअर के बॉडी के अंदर होता है टीनिया सोलियम। और यदि इस सुअर का आपने कच्चा मांस खाया या अधपका मांस खाया तो जो ये टीनिया सोलियम नाम का जीव है ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर चला जाएगा, इंटेस्टाइन में पहुंचकर निश्चित रूप में एक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि टीनिया सोलियम और फैसियोला हेपेटिका ये दोनों के दोनों बेटा जी वास्तविकता में क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं असल मायने में कृमि। लेकिन अब मैं बात करूं कि गोल कृमि का उदाहरण किसे कहते हैं या गोल कृमि के अंतर्गत कौन आता है या एस्कहेलमिंथिस वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि ये एक बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में कुछ दिख रहा होगा, जिसमें ये जो दिख रहा है मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, यही है दरअसल में बुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, जिसके कारण एलिफेंटिएसिस समस्या होती है। तो बुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई जो है ये असल मायने में प्राणी जगत में एस्कहेलमिंथिस वर्ग में आता है, मतलब गोल कृमियों के वर्ग में आता है। और एस्कहेलमिंथिस में आने वाले गोल कृमियों को इंग्लिश में कहते हैं नेमेटोडा, मतलब ये टोटल परजीवी होते हैं। और इसी तरह से आप लोगों ने शायद एक बीमारी का नाम सुना होगा एस्कैरियोसिस। तो एस्कैरियोसिस बीमारी में भी एस्कैरिस नाम का जो गोल कृमि होता है वो किसी कारण से
इंसान की इंटेस्टाइन में पहुंचकर मल्टीपल ग्रोथ करता है और फिर पेट दर्द और दिक्कत परेशानी का सबब बनता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, एस्केहेलमिंथिस वर्ग में एस्केरिस नामक गोलकृमि भी आता है जिसके कारण एस्केरियोसिस समस्या होती है, और एस्केहेलमिंथिस वर्ग में बुचीरिया ब्रोंकोफ्टाई भी आता है जिसका इमेज ये आप देख रहे हैं, जिस वजह से हाथी पांव समस्या देखने को मिलती है। इनको ज्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे जब मैं डिसीज चैप्टर बताऊंगा, तब बताऊंगा कि बुचीरिया ब्रोंकोफ्टाई यदि ब्लड में है तो आपको फाइलेरिया या हाथी पांव या स्लीपत बीमारी है, और ऐसे व्यक्तियों का ब्लड सैंपल हमेशा कलेक्ट करने के लिए डॉक्टर रात में ही एडवाइजरी जारी क्यों करते हैं। तो बहुत सी बातें हैं जो शायद यहां ना हो पाए, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब जैसे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम अगले फाइलम जिस पे बात करने वाले हैं, जी हाँ, इसे हम कहते हैं एनेलिडा फाइलम। एनेलिडा फाइलम या एनेलिडा संघ में ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर टुकड़ों में विभाजित होता है। मतलब जनरली इस वर्ग के ज्यादातर जंतुओं को यदि आप छुएंगे तो वो सॉफ्ट होंगे, कोमल होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खासियत की शरीर फ्रेगमेंटों में डिवाइड होगा। जैसे शायद आपने कभी कीचुए को देखा होगा कि कीचुए के शरीर का कोई पार्ट यदि कट भी जाता है तो जो पार्ट कट जाता है उसके बावजूद भी कीचुआ अपना कार्य जो है बड़े आराम से कर रहा होता है, मतलब मूव कर रहा होता है। तो एनेलिडा संघ के अंतर्गत सबसे पहली जो चीज है कि जितने भी जंतु आते हैं वो कोमल तो होते हैं लेकिन उनका शरीर टुकड़ों में विभाजित होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस संघ के जंतु उभयलिंगी होते हैं, मतलब नर भी हो सकता है कीचुआ और मादा भी हो सकता है कीचुआ। तो एनेलिडा संघ में सेक्सुअल डिवाइडेशन हमको क्लियर होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम की बात, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब ये बंद परिसंचरण तंत्र का सीधा सा मतलब है जैसे हम इंसानों में, पक्षियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एनेलिडा में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब शरीर के अंदर जो धमनियां होती हैं या सिराएं जो होती हैं, इनके अंदर यदि ब्लड फ्लो हो, मतलब रक्त यदि रक्त वाहिनियों में फ्लो होता है, तो इसी को कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद परिसंचरण तंत्र। तो एनेलिडा संघ में जो ज्यादातर जीव आते हैं उनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल जिसको आप कभी नहीं भूल सकते एनेलिडा फाइलम में, पैराटिमा पास्थुमा। जी हाँ, जो ये मैंने नाम बोला पैराटिमा पास्थुमा, ये एनेलिडा फाइलम के अंतर्गत आने वाले केंचुए का साइंटिफिक नाम है। केंचुआ जो है इसी को पाला जाता है तो वर्मी कंपोस्ट पिट खाद बनाने के लिए, लेकिन आपने शायद सुना होगा कि केंचुओं का पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। तो जी हाँ, केंचुओं का पालन वर्मी कल्चर इसलिए होता है ताकि हम उनसे वर्मी कंपोस्ट पिट खाद बना सकें, और वर्मी कंपोस्ट पिट खाद यदि हम बनाते हैं तो डीएपी का सब्स्टिट्यूट हम तैयार कर लेते हैं। डीएपी जो कि एक रासायनिक उर्वरक है, उसके अत्यधिक प्रयोग से भले मृदा को फॉस्फेट की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम हो, ज्यादा हो, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी लगातार डिक्रीज होती चलती है। बस इसीलिए हम रासायनिक उर्वरक डीएपी का इस्तेमाल ना करके अपने खेतों में ज्यादातर जैविक उर्वरक के रूप में वर्मी कंपोस्ट पिट खाद अर्थात केंचुओं के द्वारा बनाई गई जैविक खाद को यूज करते हैं। जोंक के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। जोंक भी एनेलिडा फाइलम के अंतर्गत आने वाला जीव है। सबसे कमाल की बात कि जोंक की लार में हेरोडिन पाया जाता है जो रक्त को जमने नहीं देता है, और लगातार यदि कभी कोई पोर्शन बॉडी का कट जाता है तो उस जगह से लगातार ब्लड निकलता है, और यदि उस जगह पर यदि जोंक आ जाए तो आप देखते हैं कि ब्लड को वो जमने नहीं देती। मतलब हेरोडिन सब्सटेंस ब्लड को हमेशा लिक्विड स्टेज में बनाए रखता है, और इस तरह से जोंक लगातार ब्लड को क्या करती रहती, सक करती रहती है। आपको कमाल की एक बात बताऊं, आपने शायद नाम सुना होगा भारत के सबसे पहले डॉक्टर, और भारत के जो सबसे पहले डॉक्टर हैं वही विश्व में सबसे पहले डॉक्टर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुश्रुत संहिता ग्रंथ के रचयिता महर्षि सुश्रुत की। महर्षि सुश्रुत भी जब सर्जरी किया करते थे तो जब किसी बॉडी पार्ट्स को वो कट करते तो ब्लड का बहुत अधिक बहाव ना हो जाए, या ब्लड जो है उसके कारण कहीं उनको सर्जरी करने में प्रॉब्लम ना हो, तो वो हमेशा निराविसी जोंकों का इस्तेमाल करते थे। या निराविसी जो जोंक है एनेलिडा फाइलम के अंतर्गत ही जो आती है, उसको हमेशा
जहां पर उनको सर्जरी करनी होती थी, जिस पोर्शन को वो कट करते थे उसके आजू बाजू 10-15 जोंक जो हैं वो लगा देते थे, ताकि वो सर्जरी जब करेंगे ब्लड बाहर आएगा तो उसको वो क्या कर लेंगे, एज अ न्यूट्रिशन के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। हार्मफुल या पॉइजनस कोई इंपैक्ट इनसे होगा नहीं, निश्चित रूप में बड़े आराम से काम हो जाएगा, और जैसी सर्जरी फाइनल में कंप्लीट होगी इनको अलग कर दिया जाता था। तो इस तरह से महान इतिहास रहा है हमारी सनातन परंपरा में सर्जरी का, कि जहां इंसान तो सर्जरी करता है, जीव जंतु भी इस पुण्य कार्य में निश्चित रूप में मदद करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे निकलकर, और अब जितने भी फाइलम आप पढ़ने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट और सब मीन्स के 3 मार्कर। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी जंतु जगत का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, कुछ सर्वाहारी, कुछ एक कोशी, कुछ बहुकोशिकीय है ना, मतलब इतने सारे जीव जंतु में सबसे ज्यादा जीव जंतु किस संघ या किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं? तो जी हाँ, जो हमारी स्क्रीन पर वर्ड शो हो रहा है संघ ऑर्थोपोडा, यही है इस सवाल का राइट आंसर, या यही है इस सवाल का राइट जवाब, कि ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो हैं क्या आते हैं, सजीव आते हैं या जीव जंतु आते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, सामने स्क्रीन पर जो ये सारे चित्र आप देख रहे हैं, जिनमें निश्चित रूप में आप देख रहे होंगे क्रैब का चित्र देख रहे हैं, लॉबस्टर का चित्र देख रहे हैं, है ना, मधुमक्खी का चित्र देख रहे हैं, तो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत एक वर्ग आता है, मतलब ऑर्थोपोडा संघ में ही डिवीजन है दरअसल में इंसेक्टा। तो इंसेक्टा वर्ग जो होता है या कीट वर्ग जो होता है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीटों का नंबर है, और कीट हम उन्हें कहते हैं जिनके पास में 3 जोड़ी पैर होते हैं, अर्थात 6 लेग होते हैं। तो ऑर्थोपोडा फाइलम जो है वो काफी डिवाइड है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीट पाए जाते हैं जिनके पास 6 पैर होते हैं। और कीट किन्हें कहते हैं? अगर आपने कभी मच्छरों के बारे में सुना हो, मक्खियों के बारे में सुना हो, तो जी हाँ, रेशम के कीड़ों के बारे में भी सुना होगा, ये सभी कीट के दायरे में आते हैं। तो कीट एक वर्ग है, याद रखिएगा, जो ऑर्थोपोडा संघ या ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत आता है। अब आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का मतलब है, ये 2 वर्डों से मिलकर बना एक दरअसल शब्द है, जिसमें ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडास का मतलब होता है पैर, मतलब ऐसे जंतु जिसमें ज्वाइंट हो फुट में, वो ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे काम की बात और सबसे कमाल की बात, आप खुद इमेज देखिए और इसी से चीजें याद करने की कोशिश कीजिएगा कि ऑर्थोपोडा जो हैं उनको हमने डिवाइड किया है, तो किस आधार पर डिवाइड किया है आप खुद देखिए। यदि किसी ऑर्थोपोडा के पास में 2 जोड़ी एंटीना हो, एंटीना मतलब जो आगे निकली हुई संरचना होती है वो एंटीना कहलाती है, और 5 और मोर पेयर ऑफ लैग हो, 5 से ज्यादा जो है जोड़ी पैर हो, 5 और मोर पेयर ऑफ लैग हो, 5 या 5 से ज्यादा जोड़ी यदि पैर हो, तो हम इसको क्रिस्टेशियंस वर्ग में काउंट करते हैं। मतलब ऑर्थोपोडा फाइलम में एक वर्ड है क्रिस्टेशियंस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंसेक्ट, इन्हीं जीवों का नंबर सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में जो ऑर्थोपोडा फाइलम में आते हैं। तो इंसेक्टा फाइलम में क्या आता है? 3 जोड़ी पैर वाले जीव, जबकि स्पाइडर्स जो हैं ये अरेनी गण के अंतर्गत आती हैं, और निश्चित रूप में इनमें एंटीना तो कोई नहीं होता, लेकिन इनके पास में 4 जोड़ी पैर होते हैं। और सबसे लास्ट में एक वर्ड आता है जिसका नाम है, जो ऑर्थोपोडा फाइलम में अंतर्गत आता है, मिलीपेड्स। तो मिलीपेड्स में जो पैर हैं उनका नंबर आप देखेंगे मल्टीपल। अब इसी चित्र को मैं एकदम सिंपल तरीके से इस चित्र में या इसके आगे वाले चित्र में ये कंफर्म कर दूंगा, आप इसको कंफर्म कर लीजिए जरा, कि ऑर्थोपोडा जो फाइलम है या ऑर्थोपोडा जो संघ है उसको 4 वर्गों में डिवाइड किया है। आप खुद अच्छे से देखिए। सबसे पहला इंसेक्टा, इंसेक्टा का मतलब होता है कीट वर्ग, और कीट वर्ग में 6 पैर वाले, मतलब 3 जोड़ी जिनके पास पैर होते हैं जीव आते हैं, जिसके अंतर्गत मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये सारी चीजें आती हैं। ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत अरेक्नाइड्स आते हैं जिनके पास 8 लेग्स होते हैं, मतलब 4 पेयर, जिसमें स्पाइडर को हम जरूर काउंट करते हैं।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्रस्टेशियन। तो क्रस्टेशियन जो है इनके पास में 5 जोड़ी या उससे ज्यादा पैर हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5 जोड़ी यदि पैर है मतलब 10 लेग हैं। तो झींगा मछली जिसको आपने जरूर सुना होगा वो किसके अंतर्गत आता है? क्रस्टेशियंस मतलब ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है। और सबसे लास्ट में है मैट्रीपॉड्स। तो मैट्रीपॉड्स में वो जीव आते हैं ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत जिनके पास मल्टीपल फुट या मल्टीपल पैर होते हैं। अब सबसे काम की चीज जो हमको पढ़नी है, क्योंकि हमारे मेंस में ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, ध्यान से सुनेगा जो मैं बात बोल रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि अभी तक हम जंतु जगत में जो अकशेरुकी प्राणी पढ़ रहे हैं, तो अकशेरुकी प्राणी में सबसे बड़ा डिवीजन जो है वो किसका है? तो सबसे बड़ा डिवीजन अकशेरुकी वर्ग में जो है, ज्यादातर जीव जंतु जिस फाइलम में आते हैं वो ऑर्थोपोडा ही है। मतलब जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ कौन है खोज करता है इसके? तो जिस व्यक्ति का नाम है वॉन सीवाल्ड, इसी ने बताया था कि पूरी दुनिया में, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया में यदि 100 जीव जंतु हैं तो 66% जीव जंतु ऑर्थोपोडा फाइलम के होंगे। मतलब एक छत्र हम बादशाहत कह सकते हैं ऑर्थोपोडा फाइलम की। उस व्यक्ति ने यह कोट बताया है जिसने ऑर्थोपोडा फाइलम की डिस्कवरी करी है। इसके बाद सभी जंतुओं का शरीर 3 भागों में बटा होता है। ये तो बड़ी कॉमन सा है, आप खुद देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर कि ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत जनरली जो जीव आते हैं वो 3 पार्ट में बटा होता है उनकी बॉडी। पहला है सर, दूसरा धड़ और तीसरा टेल कहलाती है। या फिर हम उसी को सर भी बोल सकते हैं, और थोरैक्स को, गर्दन को ग्रीवा बोल सकते हैं, और एब्डोमेन जो होता है इसी को पेट भी बोल सकते हैं। मतलब सिर, वक्ष और उदर में डिवाइड होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि रक्त जो है धमनी और सिराओं में ना बहकर शरीर के खुले स्थानों में आ जाता है, और उस खुले स्थान को हीमोसील कैविटी कहते हैं। और उसी हीमोसील कैविटी में जो लिक्विड भरा होता है, जो द्रव भरा होता है, उसे हीमोसील या हीमोलिम्फ भी कहा जाता है। पाचन जो है उसके लिए भी इंटरनल ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो बस हमको बेसिक 3 मार्कर के हिसाब से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देनी है। तो ऑर्थोपोडा फाइलम याद रखिएगा, जंतुओं का सबसे बड़ा वर्ग इसमें शामिल है, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ इसमें शामिल है। अब चलते हैं अपन सबसे महत्वपूर्ण चीज की तरफ, जिस पे हमको सबसे महत्वपूर्ण तरीके से बातचीत करनी है। सामने स्क्रीन पर आप 2 स्पेशल जीवों के नाम देख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज मच्छर और दूसरा मक्खी। दोनों के दोनों ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऑर्थोपोडा संघ हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, या 4 हम वर्ग में डिवाइड करते हैं। तो एक वर्ग था कीट वर्ग या इंसेक्टा वर्ग, इसी में आते हैं दरअसल में मच्छर और मक्खी। अब आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मच्छरों की 3 प्रजातियां हैं। पहला है मादा एनाफिलीज, मादा एडीज इजिप्टी और मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस। तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो निश्चित रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे? मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग में वाहक है? आप सब जानते हैं मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। मादा एडीज इजिप्टी मच्छर किस रोग में वाहक की भूमिका निभाता है? तो जी हाँ, लिस्ट थोड़ी लंबी है। डेंगू अरबो वायरस के कारण होता है, चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है, पीला बुखार वायरस के कारण ही होता है, हालांकि आज तक उस वायरस का नाम अभी क्लियर नहीं किया मेडिकल साइंस ने। जीका वायरस के कारण होने वाली समस्या है। तो कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि ये 4 वायरस से होने वाली बीमारियों को यही मच्छर मादा एडीज इजिप्टी, जिसको एशियन टाइगर मच्छर भी कहते हैं, संचरित करता है। ये 4 बीमारियों में वाहक की भूमिका कौन निभाएगा? मादा एडीज इजिप्टी या एशियन टाइगर मच्छर। और सबसे लास्ट में है मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस। तो जी हाँ, मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस जापानी एन्सेफेलाइटिस, और एक और नाम मैंने नहीं लिखा है और वो मैं बता रहा हूं आपको, हाथी पांव या फील पांव या स्लीपद या एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया डिसीज में ये वाहक की भूमिका निभाता है। कौन? मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस। सबसे विकसित मैंडिबल इसी का होता है, मादा क्यूलेक्स का। यह मैंडिबल का मतलब है डंक से। मक्खियों की बात करें तो मक्खियों की 2 कैटेगरीज हमको पढ़नी है। द फर्स्ट वन इज बालू मक्खी, दूसरा है सीसी मक्खी। आपने प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियों में जरूर सुना होगा काला जार। तो काला जार एक समस्या है, या काला रोग एक समस्या है, जो लिस्मेनिया डोनावानी
प्रोटोजोआ के कारण होती है। ये मक्खी, बालू मक्खी, इसे प्रसारित करती है, क्योंकि सोने की बीमारी ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होती है। और ये जो मक्खी है, सीसी मक्खी, जिसको स्लीपिंग सिकनेस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल या वाहक की भूमिका में दर्ज किया गया है, ये दरअसल में ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस को लाती और ले जाती है, मतलब वाहक की भूमिका निभाती है, इसलिए पर्सन को सोने की बीमारी होती है। अब इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो संघ मोलस्का में पहुंचते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। ऑर्थोपोडा के बाद अगला जो संघ आता है मोलस्का, इसकी सबसे बड़ी खासियत है बेटा जी ये कि मोलस्का संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, ये जीव सेकंड नंबर के पायदान पर है या सेकंड नंबर की पोजीशन पे है। तो इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, सबसे ज्यादा जीव जंतु ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। और ऑर्थोपोडा फाइलम के बाद इस दुनिया में जिस संघ के अंतर या जिस फाइलम के अंतर्गत मैक्सिमम जीव आते हैं, वो दरअसल में मोलस्का ही है। तो कभी भी मोलस्का यदि लिखने को आएगा तो हम अपने आंसर को यहीं से शुरू करेंगे कि ऑर्थोपोडा जीवों के बाद जंतुओं का सबसे बड़ा संघ यही है। अब इसके बाद सबसे काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है, ऑर्थोपोडा जंतु संघ में यदि 10 लाख जीव आते हैं, आज की बात मैं बता रहा हूं, तो वहीं मोलस्का संघ में या मोलस्का फाइलम में जीवों का नंबर है 8500, मतलब 8500। तो सेकंड नंबर पर आएंगे ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का जीव। तो सामने आप जितने भी देख रहे हैं, चाहे लॉलिगो हो, चाहे ऑक्टोपस हो, यूनियो हो, लाइमेक्स हो, पायला हो, है ना, ये सभी के सभी दरअसल में क्या कहलाते हैं? मोलस्का जीव। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। मोलस्का जीवों के ज्यादातर एग्जाम्पल को जब आप चेक कर रहे होंगे, तब आप एक चीज बहुत अच्छे से पाएंगे कि मोलस्का जीवों का अध्ययन करना मैलेकोलॉजी कहलाता है। तो ये सिंपल सी चीज कि मैलेकोलॉजी किसे कहते हैं? मोलस्का जीवों का अध्ययन करना। लेकिन ज्यादातर मोलस्का जीव अपने शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करके एक आउटर खोल बना लेते हैं या एक प्रोटेक्टिव खोल बना लेते हैं। और इसी प्रोटेक्टिव खोल की यदि हम स्पेशल स्टडी करें, मोलस्का जीवों की नहीं, उनके ऊपर जो खोल है उसकी यदि स्पेशल स्टडी करें तो इसे कहते हैं कॉन्कोलॉजी। मोलस्का जीवों का अध्ययन मैलेकोलॉजी, और मोलस्का जीवों के ऊपर जो कवच है उसका अध्ययन यदि करें तो उसे हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं। और मोलस्का शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जी हाँ किसने किया था? अरस्तु ने किया था, और वो भी डेविल फिश या पिशाच मीन ऑक्टोपस के लिए दरअसल में उन्होंने मोलस्का शब्द को यूज किया था। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। ऑक्टोपस जो है इसके पास में 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजी भी कहते हैं इसको। कई लोग इसको बोलते हैं डेविल फिश या पिशाच मीन, क्योंकि जैसे पुराने समय में पिशाच या दैत्य है ना या राक्षस लोग कहीं जाते नहीं थे, वो अपनी लंबी भुजाओं से दरअसल में लोगों को पकड़कर अपना ग्रास बना लेते थे काल का। बिल्कुल इसी तरह से पुरानी माइथोलॉजीज के अनुसार ये एक ऐसा जंतु है या ऐसा जीव है जो मछली नहीं है। मछली जैसा इसका नाम जरूर है डेविल फिश, मछली नहीं है। ये दरअसल में मोलस्का फाइलम में आने वाला जीव है। और सबसे पहले इस बात को कंफर्म किसने किया था? जो प्राणी विज्ञान के पिता हैं और बायोलॉजी के भी फादर हैं, उन्हें हम अरस्तु कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम की बात, इस फाइलम के अंतर्गत सबसे कॉमन एक जीव आता है, शायद ये आपने देखा होगा, घोंगा। घोंगा जिस चीज की मदद से चल पाता है इसको कहते हैं मस्कुलर फुट, पेशीय पाद। तो मोलस्का जीवों के पास पेशीय पाद या मस्कुलर फुट होता है, जिसकी सहायता से बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? गमन कर सकते हैं। अब और भी कमाल की जो बात मेरे को आपको बतानी है और समझानी है, ये है वो विशेषताएं जिनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इन जीवों का शरीर काफी कोमल ऊतकों से मिलकर बनता है, मतलब आप जनरली कभी इनको छुएंगे तो काफी सॉफ्ट आपको दिखेंगे। नाउ सेकेंड वन, सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर, मतलब अपनी बॉडी के ऊपर, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये मोलस्का जीव है, ये लगातार अपनी बॉडी के ऊपर अपने अंदर से कुछ सिक्रीशन निकालते रहते हैं और यही सिक्रीशन धीरे धीरे इनका आउटर खोल बन जाता है। तो सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बन जाता है। इसी का अध्ययन तो कॉन्कोलॉजी कहलाता है। और अब आता है
पूर्ण विकसित पाचन तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो खाएंगे वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है ना। फिर इसके बाद तंत्रिका तंत्र, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जैसी संरचना जो है वो होगी तो नहीं, लेकिन हाँ इनके पास अपना खुद का तंत्रिका तंत्र जरूर होगा, मतलब न्यूरॉन वगैरह होंगे या न्यूरो गैंग्लिया जरूर होंगे। खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब रक्त धमनी और सिराओं में नहीं बहेगा, शरीर के खुले स्थानों में जनरली होगा। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखने की, पाचन तंत्र सुविकसित है लेकिन तंत्रिका तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है। द्विपार्श्व सम्मिति का सीधा सा मतलब है, याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खासियत बात है कि द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब होता है कुछ ऐसा। कैसे? जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये है वो एग्जाम्पल। इस चित्र में आप देखिए, जैसे ये मेरा 2 हाथ है, ये मैं बंद जब कर रहा हूं तो एक उंगलियां दूसरी उंगलियों के ऊपर प्रॉपर तरीके से मिक्सअप है, और इनको जैसे ही मैं खोल रहा हूं तो ये इस तरह। तो द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब होता है कि एक भाग दूसरे भाग के ऊपर प्रॉपर तरीके से पूरा सेट हो जाए, इसे कहते हैं द्विपार्श्व सम्मिति। तो इस वर्ग के ज्यादातर जंतु जो हैं, जैसे कि आप वो देख रहे होंगे, वो खोल को यदि हम निकालें और फिर उस खोल को बंद करें तो बड़े आराम से वो खोल क्लियर तरीके से बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सम्मिति। अब ज्यादातर जीव समुद्री जल में या मैराइन वाटर में रहते हैं, मोलस्का फाइलम के, लेकिन कुछ जो है फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, नदियों में भी मिलते हैं, इस तरह से। अब इनके सबसे कॉमन है एग्जाम्पल। आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ऑर्थोपोडा फाइलम में जीवों का नंबर ज्यादा है, उसके बाद मोलस्का फाइलम में जीवों का नंबर 2nd नंबर पे है, तो इनके आपको एग्जाम्पल याद करने होंगे। हो सकता है 3 मार्कर में ये चीज बिल्कुल पूछ ले। तो आपसे कभी अगर पूछा कि मोलस्का संघ के जीवों का उदाहरण बताइए, तो सबसे पहले आपको कहना है घोंगा। घोंगा का मतलब होता है स्नेल, ये ब्लेड की धार पे चल सकता है अपने मस्कुलर फुट की सहायता से। दूसरे नंबर पर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का मतलब होता है, याद रखिएगा, पिशाच मीन, श्रृंग मीन, है ना, डेविल फिश, ये सभी है। मतलब ये सत्य मछली नहीं है, फॉल्स फिश है, असत्य मछली है। बस इसका नाम जो है वो फिश से मैच आता है। असल मायने में जो डेविल फिश है वो रियल फिश नहीं है, फॉल्स फिश है, और वो मोलस्का फाइलम में आने वाला एक जंतु है, एक जीव है। और मैंने बताया था अरस्तु ने सबसे पहले इनको डिकोड किया था। सीपिया मतलब होता है समुद्री फैनी, तो सीपिया मतलब समुद्री फैनी होता है। ये जो सीपिया मतलब समुद्री फैनी है। कटल फिश, जिसको सीपिया भी कहते हैं, याद रखिएगा ये है कटल फिश। कटल फिश की एक खासियत होती है कि ये अपने शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बनाती है और इसके पास इंक ग्लैंड्स होती हैं। तो कभी आप अगर पकड़ने के लिए जाते हैं तो ये इंक जैसा स्ट्रक्चर पानी में कर देती है, तो जिस वजह से पूरा पानी नीला हो जाता है और फिर ये आपकी नजरों से ओझल होकर दूर चली जाती है। या कई बार ये आपके ऊपर नीले रंग का इंक जो है छोड़ती है, जिस वजह से आपका ध्यान उसमें लग जाता है और ये अपनी जान बचाती है। तो इंक ग्लैंड जो है नीले रंग की स्याही से अपना बचाव करता है। कौन? कटल फिश या सीपिया मोलस्का फाइलम में आती है। और याद रखिएगा इसमें भी लास्ट में फिश लिखा है, मतलब ये भी ऑक्टोपस की तरह फॉल्स फिश है, डेविल फिश की तरह सत्य मछली नहीं है, असत्य मछली है। और लास्ट में यहाँ पर ये एग्जाम्पल में और भी आप देख सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल मोलस्कास के हैं। इसमें हमको कुछ ही याद रखने हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये स्क्विड, इसको लोलिगो भी कहते हैं, इसको समुद्री बाण कहते हैं, क्योंकि देखने में ये वैसे ही लगता है। तो आप कोई भी 2-3 नाम तैयार रखिएगा कि मोलस्का फाइलम में, ऑर्थोपोडा फाइलम में कौन कौन से जीव आते हैं, उनके नाम जरूर तैयार रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। मोलस्का जीव में आप सामने देख रहे हैं कि दरअसल में ये तो खोल हो गया, ये खोल हो गया, इस खोल में ये तो मोती हो गया, और जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये दरअसल में एक जीव है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये दरअसल में एक जीव है, ये मोती है और ये उसका कवर है। इस मोती का नाम है पिंक टेडा वल्गैरिस, या इसी को कहते हैं पिंक टेडा टूरिया। अब आप बोलेंगे सर मोलस्का फाइलम में स्पेशली आप ये क्यों दिखा रहे हैं? समुद्र की गहराइयों में जाने पर ही दरअसल में मोती मिलते हैं। बिल्कुल, इस मोती को बनाने वाले या जनरली समुद्र के नीचे गहराइयों में जो मोती हमको मिलते हैं, मोलस्का फाइलम के अंतर्गत पिंक टेडा वल्गैरिस या पिंक टेडा टूरिया जीव ही इनको बनाते हैं।
और मोती जो है उसमें 85% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, क्योंकि मोलस्का फाइलम के जीव ही बनाते हैं। और 85% कैल्शियम कार्बोनेट को असल मायने में एरागोनाइट कहते हैं। और याद रखिएगा, एरागोनाइट 85% है और 15% एक प्रोटीन पाई जाती है मोती में, द नेम इज कैंचिलियन। तो आपसे मेंस में हो सकता है 3 मार्कर में ये चीज भी पूछ ले कि मोती में मुख्य क्या पाया जाता है, एरागोनाइट मुख्य घटक है और प्रोटीन कौन सी है, कैंचिलियन। तो ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सी चीज है कि मोती निर्माण करने वाले जीव भी मोलस्का फाइलम के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम की तरफ, या इकाइनोडर्मेटा संघ की ओर जब हम चलते हैं तो पाते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम में जो जीव आते हैं, सबसे पहले तो आप इसी चित्र को देखिए कि इन जीव के ऊपर आपको ये कांटेदार संरचना दिख रही होंगी। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इसी तरह से ये जितने एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल में स्टारफिश हो, ब्रिटल स्टार हो, सी लिलीज हो, सी ककुम्बर हो, एकाइनोइड्स हो, मतलब यदि स्टारफिश की बात करें हम तो एस्टीरियस बोलते हैं, ऑफियोथ्रिक्स कहते हैं, एंटीडॉन कहते हैं समुद्री लिली को। ये सी ककुम्बर जैसा दिख रहा होगा आपको, समुद्री खीरा है दरअसल में ये, और लास्ट में वो समुद्री अर्चिन या समुद्री केक। ये सभी के सभी जीव इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आते हैं। और इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आने वाले जीव ज्यादातर मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। और सबसे काम की चीज जो मुझे आपको बतानी है और जो मुझे आपको समझानी है कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। तो इकाइनोडर्मेटा 2 शब्दों से मिलकर बना है। द फर्स्ट वर्ड इज इकाइना, दूसरा डर्मा। डर्मा का मतलब होता है त्वचा और इकाइना का मतलब होता है सूल या कांटे। तो ऐसे जीव जिनके ऊपर कांटे या कंटकी संरचना मौजूद हो, निश्चित रूप में क्या कहलाते हैं, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जीव कहलाते हैं। अब यदि मैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताने की कोशिश करूं तो आप खुद देख लीजिए जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं। मैंने एक वर्ड यूज किया था बायलैटरल सिमेट्री, मतलब द्विपार्श्व सम्मिति। ऑर्थोपोडा फाइलम में बताई थी मैंने। तो ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत मक्खी भी आती है। तो आप इसकी बॉडी को यदि बीच से डिवाइड करेंगे तो देखिए पंख पंख में आ जाएंगे, आंख आंख में आ जाएगी, या टेंटिकल्स टेंटिकल्स में आ जाएंगे। तो बायलैटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं, तो रेडियल सिमेट्री का सीधा सा मतलब होता है कि ये सभी हिस्से एक पॉइंट पर, माफी चाहता हूं, ये सभी हिस्से जो हैं ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ये इधर रखा जा सकता है, 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 ये इधर रखा जा सकता है। मतलब सेंटर पॉइंट से इनका इंडिविजुअली आप देख सकते हैं डिवीजन किया जा सकता है। ये कहलाती है रेडियल सिमेट्री। तो हिंदी में हम इसको अर्य सम्मिति कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा फाइलम के ज्यादातर जीवों में अर्य सम्मिति पाई जाती है, या स्पेशली स्टारफिश में अर्य सम्मिति पाई जाती है। ये चीज आप याद रखिएगा, ये चीज पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कभी भी आपसे लिखने को आएगा कि अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, तो अकशेरुकी जीवों के बारे में पढ़ा, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा। नॉन कॉर्डेट्स में शुरुआत आपने कहां से की, प्रोटोजोआ से की, प्रोटिस्टा से की। और अब आप कहां पहुंच चुके हैं, तो अब आप पहुंच चुके हैं लास्ट में इकाइनोडर्मेटा की तरफ। तो लगभग आपने 9 डिवीजन देखे। इन 9 डिवीजनों में जो सबसे सुविकसित है, जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, यही सबसे सुविकसित है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम में सबसे सुविकसित जो है अकशेरुकी जीव, वो हम इन्हीं को काउंट मानते हैं। और इस तरह से इसके लास्ट में अब यहां से एक ये दूसरा फाइलम शुरू हो जाता है, जिसके अंतर्गत कशेरुकी जीवों को पढ़ना है। अर्थात जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहला हुआ अकशेरुकी जीव, जिनकी शुरुआत प्रोटिस्टा से इकाइनोडर्मेटा तक है। और अब हम इसके पार्ट आगे जो बनाएंगे उसमें हम कॉर्डेटा फाइलम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू वेरी मच।